गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का लीगल होल्ड जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था, हमने चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 10 में मैंने आपको बताया कि हम सेक्शंस जो हैं पार्टीशन में पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था अवॉइडेंस और प्रिवेंशन ऑफ सर्विस ऑफ समन, नोटिस और ऑर्डर। मतलब हमने पहले चार सेक्शन 174A तक पढ़ा था, 172 से 174A तक पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है जो किसी पब्लिक सर्वेंट को, ये पूरा चैप्टर किससे डील करता है, ये पूरा चैप्टर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी से रिलेट करता है। अगर कोई भी पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को रोक रहा है या उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है, तो वो पर्सन लाइबिलिटी होगी उसकी, वो ऑफेंडर माना जाएगा। तो वो जो ऑफेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं और उनकी पनिशमेंट क्या होगी, वो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 में, आईपीसी के चैप्टर 10 में। ठीक है, तो हमने पहली क्लास में इस चैप्टर के पढ़ा था 172 से 174A में कि अगर कोई पर्सन है वो नोटिस पब्लिक सर्वेंट को उसके नोटिस या फिर समन करने में रोक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो हम पढ़ रहे थे, एक मिनट, लाइव आ गए कि नहीं मुझे आप बताओ, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। सब हैं? ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चल रहा है। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था चैप्टर 10 के कि अगर कोई पर्सन है वो किसी पब्लिक सर्वेंट को नोटिस तामीलीकरण करने से रोक रहा है तो उसके क्या ऑफेंसेस होंगे, वो हमने पढ़ा था 172 से 174A में। फिर हमने 175 से 177 तक पढ़ा था कि अगर कोई ऑफेंस है, देखो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स कई बार प्रोड्यूस करवाने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ओके, ये हमने कहाँ पढ़ा था, 29A में पढ़ा था आईपीसी कि डॉक्यूमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा। तो वो कई बार कोर्ट में या फिर पब्लिक सर्वेंट को प्रोड्यूस कराना पड़ता है किसी केस से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन है वो मतलब नहीं प्रोवाइड करा रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर कुछ ऐसा, तो वो ऑफेंडर माना जाएगा 175 से 177 में। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, कई बार इन्फॉर्मेशन भी प्रोड्यूस करानी होती है या फिर आप पहले से इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि क्राइम होने से रुक जाए। एक सेकेंड ना, ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पहले से ही बता देते हैं तो ऑफेंस होने से रुक सकता है, तो वो इसलिए ये चीज़ होती हैगी। बट वहाँ पे अगर नहीं हो पाता तो 175 से 177 में ये चीज़ ऑफेंस मानी गई है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है वॉलेंटरीली और नहीं दे रहा है तो वो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, हमने 177 तक पढ़ लिया। फिर हम आए 178 से 182 तक, तो उसमें क्या पढ़ा हमने, वो पहले 178 से 181 तक पढ़ा था, फिर 182 पर्टिकुलर एक सेक्शन पढ़ा था। 178 से 181 में हमने क्या पढ़ा था, ओथ रिगार्डिंग, ओथ मतलब शपथ। अगर कोई पर्सन है वो शपथ ले रहा है और पहले तो नहीं दे रहा है, ये हमने पढ़ा 178 में कि वो मना कर रहा है, भाग रहा है ओथ शपथ लेने से। कई बार पब्लिक सर्वेंट पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन नहीं दे रहा है, उनको क्वेश्चन के आंसर देने से मना कर रहा है, तो वो भी ऑफेंस है। तो ये सब चीज़ें हमने 178 से 181 में पढ़ी। फिर 182 हमने पढ़ा, 182 पर्टिकुलर हमने रिलेट किससे करके पढ़ा था, 211 से, 211 से रिलेट करके पढ़ा था। क्या था वो था गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू अ पब्लिक सर्वेंट, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना पब्लिक सर्वेंट को विथ इंटेंट टू मेक हिम यूज हिज लॉफुल पावर टू कॉज इंजुरी टू अदर पर्सन। ये हमने इसलिए पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है ताकि से तीसरा जो पर्सन है वो अफेक्ट हो, उसको कोई इंजरी कॉज हो। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारा 182 अप्लाई होगा, वो भी ऑफेंस माना था। आज हम पढ़ेंगे 183 से। ओके, 183 किससे डील करता है, वो डील करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी इफेक्टेड थ्रू लीगल प्रोसेस। सेक्शन 183 से 186 में हम पढ़ेंगे। क्या होता है, कई बार पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो किसी की प्रॉपर्टी सीज करता है, उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑर्डर होता है कि आप, या फिर कुछ और रीज़न होते हैं, कुर्की करना बोलते हैं, प्रॉपर्टी को सीज करना बोलते हैं। ये आप पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में पढ़ेंगे। ओके, तो अगर ऐसा कुछ होता है और उसमें कोई पर्सन रेजिस्ट करता है, रोकता है कि आप ये प्रॉपर्टी सीज नहीं करते, जानते हुए कि वो पब्लिक सर्वेंट है और वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, फिर भी रोक रहे हो, तो वो आप ऑफेंडर माने जाओगे। गॉट इट? तो हम ये सेक्शन आज से स्टार्ट करते हैं। 183 आईपीसी।
फर्स्ट हमारा आईपीसी का सेक्शन 183 क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस टू द टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, इसकी हिंदी क्या है, लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है, विधिपूर्ण, लॉफुल तरीके से अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो लॉफुल तरीके से अगर किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर रहा है, सीज कर रहा है, फिर भी कोई पर्सन रोकता है, तब वो ऑफेंडर माना जाएगा। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी सीज कर रहा है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। मान लो हमेशा सीज करने के पहले वारंट होना ज़रूरी है। ओके, वारंट आप सीआरपीसी में पढ़ेंगे ही सही, जैसे समन होता है वैसे उसका बड़ा फॉर्म वारंट होता है। ठीक है, तो वारंट जो होता है वो लीगल होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए अथॉरिटीज़ के द्वारा, और जो होना चाहिए वारंट जो होना चाहिए वो डेट वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डेट निकल चुकी है उसके बाद पब्लिक सर्वेंट आ रहा है, या हो सकता है डेट हो ही ना उसमें तो फिर चलेगा, पर अगर डेट दी हुई है, वो डेट निकल चुकी है, उसके बाद आप आ रहे हो तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा। गॉट इट। तो पब्लिक सर्वेंट अगर लॉफुल तरीके से आ रहा है प्रॉपर्टी सीज करने, तो उसमें अगर कोई बाधा डाल रहे हैं तो वो ऑफेंडर माना जाएगा। मैं इसको आपको डायरेक्ट लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। ये क्या कह रहा है, whoever offers any resistance, whoever यानी कोई भी पर्सन offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he such public servant shall be punished with imprisonment of either description। यहाँ पे punishment either description की दी है, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया कि सिंपल होगी या रिगरस होगी। ओके, देन विच में एक्सटेंड टू 6 months विथ फाइन, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ। देखो यहाँ पे वही जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कोई पर्सन है, उसको वो पब्लिक जानता है, उसके पास रीज़न है कि ये सामने वाला जो व्यक्ति प्रॉपर्टी सीज करना है वो पब्लिक सर्वेंट है। ओके, रीज़न टू बिलीव है, वो जानता है सच कि ये पब्लिक सर्वेंट है, वो वारंट लेकर आया है, लॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी सीज कर रहा है, उसके बावजूद अगर कोई पर्सन उसे रोक रहा है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 6 महीने की सज़ा विथ फाइन कितना होगा, 1000 रुपीज़ और विथ बोथ। ओके, बस इतना से ही इसमें ये ही याद रखना है कि लॉफुल तरीके से पब्लिक सर्वेंट सीज कर रहा है, वरना मतलब नहीं है। ओके, वैलिड वारंट होना चाहिए। और फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे 184 पे, क्योंकि 183 सिंपल से इतना से ही बताता है, बस इसमें हम पनिशमेंट याद रखना और इतना ही याद रखना है कि वो वारंट लेके आया हो और वो वारंट लीगल हो, ओके, वैलिड हो। अब हम आते हैं 184 पे, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ऑब्स्ट्रक्टिंग की हिंदी क्या होती है, बाधा डालना। ओके, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। क्या होता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसने ऑफर की है कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी है उसको सेल करना है पब्लिक सर्वेंट को। ओके, वो भी लॉफुल तरीके से, पर अगर कोई पर्सन है वो बाधा डाल रहा है उस प्रॉपर्टी को बेचने में, या फिर कुछ भी बाधा डाल रहा है ताकि वो प्रॉपर्टी ना बिके, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। पहले आप इसकी हिंदी सुनो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। गॉट इट। अब देखो इसको सिंपल सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें भी हमें सिर्फ पनिशमेंट याद रखना, इतना कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। देखो, ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देखो ये क्या कहता है, हुएवर इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट, इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्ट एनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल authority of any public servant as such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month with fine which may extend to 500 rupees or with both। यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट ने किसी को अथॉरिटी दी है, लॉफुल अथॉरिटी दी है कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल करो, अगर वो पर्सन सेल नहीं मतलब तीसरा ही पर्सन आता है, वो लॉफुल अथॉरिटी को सेल करने से रोकता है, बाधा डालता है, तो वो पनिशेबल होगा। किस सज़ा से, 500 रुपीज़ का फाइन लगेगा और कितने की, 1 मंथ की पनिशमेंट होगी। मैम पर्सनल प्रॉपर्टी या ऑर्डर की गई प्रॉपर्टी नहीं, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, कोई ऑर्डर किया हुआ है वही प्रॉपर्टी। विकास का क्वेश्चन है कि पर्सनल प्रॉपर्टी पे बाधा डाल रहा है, नहीं, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहा है इसलिए तो पब्लिक सर्वेंट बोला जाएगा, तो इसलिए ओके।
तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, गॉट इट, सॉरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा, यहाँ पे कोई ऑर्डर की गई प्रॉपर्टी होगी वही, ठीक है। देखो एनी इंटेंशनल, देखो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, आप सुन लो। Any intentional obstruction in the sale of property which is offered for sale by a public authority के द्वारा ऑफर की गई है सेल के लिए would be punishable under this section with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, और फाइन कितना होगा 500 rupees. The term obstruction should be interpreted in a wider sense so as to include obstructing a public servant having lawful authority, और बस लॉफुल अथॉरिटी होना चाहिए उनके पास कि वो इस प्रॉपर्टी को सेल करें। ऐसा नहीं कि जैसे आपने पर्सनल प्रॉपर्टी हुआ तो वो इस सेक्शन के अंदर नहीं इंक्लूड होगा, गॉट इट। अब हम आते हैं इसका केस लॉ, मैं आपको बता देती हूँ। केस लॉ है सीपी एंड बेरार वर्सेस बलराम जगन्नाथ, सीपी एंड बेरार वर्सेस बलराम जगन्नाथ। इस केस में क्या कहा था कि देखो, ऑब्स्ट्रक्टिंग द ऑक्शन सेल बाय असॉल्टिंग और अब्यूसिंग, देखो फिर से सुनो आप, publics are having lawful authority to sale of the property and also the sale proceeding conducted by him obstructing the auction sale by assaulting or abusing। अगर कोई पर्सन है the public having legal authority to proceed, वो किसी पब्लिक सर्वेंट को अब्यूज़ कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, मार रहा है कि तुम इस प्रॉपर्टी को बेचोगे नहीं, इस पर मेरा हक है या कुछ भी, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर माना जाएगा इस सेक्शन के तहत, सेक्शन 184 के तहत। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे 185 आईपीसी का क्या किससे डील करता है, वो डील करता है इलीगल परचेस और बिड फॉर प्रॉपर्टी। अगर कोई पर्सन है वो इलीगल परचेस करता है या नीलामी करता है कौन सी प्रॉपर्टी की जो पब्लिक सर्वेंट बेच रहा है, जैसे हमने 184 में पढ़ा कि पब्लिक सर्वेंट कोई प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है। अब 185 में कोई पर्सन है वो इलीगल बिड कर रहा है, लीगल परचेस कर रहा है, बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट है, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी सेल करने का है, पर वही तीसरा पर्सन इलीगल परचेस कर रहा है, बिड कर रहा है, तो वो किस ऑफेंस से पनिशेबल होगा, क्या पनिशमेंट होगा उनका। पहले आप हिंदी सुन लो इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 185 बोल रहा है, लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना, ओके, अवैध बोली लगाना भी ऑफेंस है। अब वो ऑफेंस किस चीज़ से पनिशेबल होगा वो आप सुनो। Whoever at any sale of property held by the lawful authority of a public servant, एक सेकेंड, हाँ, whoever at any sale of property held by the lawful authority of a public servant as such purchases or bids for any property on account of any person, whether himself or any other, whom he knows to be under a legal incapacity। a legal incapacity ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, मतलब वो लीगली इनकेपेबल है या फिर लीगली वो लाइबल नहीं है इस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, फिर भी वो परचेस कर रहा है, बिड कर रहा है, तो यहाँ पे वो ऑफेंडर माना जाएगा, ओके। दैट प्रॉपर्टी एट दैट सेल और बिड्स फॉर सच प्रॉपर्टी नॉट इंटेंडिंग टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस अंडर विच ही लेज himself by such bidding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month। उसको 1 महीने की सज़ा, फाइन कितना 200 रुपीज़ मिलेगा, ओके। देखो बस इतना सा ये सेक्शन है कि अगर कोई पर्सन है जो लॉफुली लाइबल नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट कोई प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है और वो पर्सन इलीगल बिड कर रहा है, इलीगल नीलामी कर रहा है, तो वह नीलामी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो लाइबल होगा किससे, 200 रुपीज़ के फाइन से या 1 मंथ की पनिशमेंट से, ठीक है। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे। देखो ये सेक्शंस मैं आपको इसलिए थोड़े ही बता रही हूँ क्योंकि इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं आया है प्री में या मेंस में, इसलिए मैं आपको ये नहीं एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि एमपी की सीजे की एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग 22 सितंबर से फॉर्म भर सकते हैं सीजे के लिए, जो लोग भी लाइबल हैं इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट के लिए एग्ज़ाम के लिए, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं 22 सितंबर से, ओके। 22 सितंबर से 5 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं सीजे एग्ज़ाम के लिए, एमपी सीजे, ओके। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन पे। 186 क्या कहता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना, पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, देखो अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई काम कर रहा है, उसमें बाधा डालता है, तो एक सेकेंड, ओके।
हाँ, मैं दूंगी। ओके, 186 पे हम पढ़ रहे हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। Whoever voluntarily obstructs any public servant in the discharge of his public functions shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उसकी ड्यूटी से, तो यहाँ पे वो किस चीज़ से लाइबल होगा? वो लाइबल होगा 3 महीने की सज़ा से। वो कोई भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, सिंपल या रिगरस, ओके, विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, और उसको फाइन भी लगेगा कितना? 500 रुपीज़। अब आप इसका हिंदी सुन लो, फिर हम आते हैं 187 पे। हिंदी क्या बोल रहा है? लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। अगर कोई पर्सन है, देखो, जो कोई किसी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छा से, ठीक है, वॉलेंटरीली, कोई रीज़न हुआ वो बात अलग है, पर अगर वॉलेंटरीली जान करके बाधा डालेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सके, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। गॉट इट? अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर कोई पर्सन है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में, तो फिर वो पनिशेबल होगा। आप बस इसके इसेंशियल सुन लो, इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बोलता है ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी वॉलेंटरीली कॉज्ड। ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब स्वेच्छा से होना चाहिए। बाधा जो डाल रहा है वो स्वेच्छा से होना चाहिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट कहता है इट मस्ट रिलेट टू डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक ड्यूटीज और फंक्शन विच हैव टू बी प्रूव्ड फॉर कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर दिस सेक्शन। फिर से, इट मस्ट रिलेट टू डिस्चार्ज ऑफ द पब्लिक ड्यूटी। ये पब्लिक ड्यूटी जो हो, पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी निभा रहे हो उस टाइम पे होना चाहिए, और फंक्शन विच हैव टू बी प्रूव फॉर कन्विक्शन ऑफ अ पब्लिक पर्सन अंडर दिस सेक्शन। कोई पर्सन है वो अगर पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी निभा रहा है, उसके फंक्शंस कर रहा है, उस टाइम पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तभी वो ऑफेंडर माना जाएगा, वरना ऐसे ही नहीं माना जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे केस सुन लो आप, राम गुलाम सिंह वर्सेस स्टेट। राम गुलाम सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या कहा गया था? द अक्यूज्ड रिफ्यूज टू वर्क इन द ग्राम पंचायत। जो अक्यूज था उन्होंने ग्राम पंचायत में काम करने से मना कर दिया था। क्यों? ओके, बिकॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पंचायत बिलोंग टू डिप्रेस कैटेगरी। डिप्रेस कैटेगरी, उसका जो पंचायत था उसका एक मेंबर जो था वो डिप्रेस कैटेगरी से बिलोंग करता था। तो जो अक्यूज था उसने मना कर दिया कि मैं पंचायत में काम नहीं करूँगा, क्योंकि डिप्रेस कैटेगरी से एक पर्सन बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ही ऑल्सो इंस्टिगेट द अदर मेंबर। उसने दूसरे पर्सन जो थे उनको इंस्टिगेट किया। इंस्टिगेट मतलब उकसाना, उकसाया कि आप लोग भी पंचायत में काम मत करो क्योंकि वो पर्सन अलग है हमसे। ओके, नॉट तो ही वॉज हेल्ड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 186। तो वो 186 के तहत लायबल होगा, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है और उनको उनकी ड्यूटी करने से रोक रहा है, तो इसलिए वो यहाँ से लायबल होगा। अब हम आते हैं 187 पे। यहाँ से हमारे 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 187 और 188। 188 जो होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने अभी सुना होगा कि कलेक्टर जो होते हैं वो धारा 188 के तहत पनिश करते हैं लोगों को। जैसे कोरोना काल चला है तो उसमें चल रहा था, धारा 144 लगी। धारा 144 किसकी? सीआरपीसी की। सीआरपीसी की 144 धारा बहुत बार लगती है, तो उसकी पनिशमेंट कहाँ होती है? उसकी पनिशमेंट होती है यहाँ पे 188 आईपीसी में। ओके, जितने भी लोग लायबल हो रहे हैं 144 धारा 144 के तहत कोई भी शहर में, तो वहाँ पे उसकी पनिशमेंट कहाँ बताई गई? 188 में। तो पहले हम 187 पढ़ लेते हैं, फिर हम 188 पे आते हैं। 187 पूरा 187 188 का किस चीज़ से डील करते हैं? वो डील करते हैं डिसओबीडियंस और नॉट इन्फोर्सिंग ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पर्सन है वो डिसओबीडियंस करता है पब्लिक सर्वेंट का कोई ऑर्डर, पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर निकाला है और उसका डिसओबीडियंस कर रहे हैं, तो वो 187, 188, 190 और 190 में लाइबल होंगे। 187 से 190 में लाइबल होंगे। गॉट इट? अब हम 187 पढ़ लेते हैं। 187 क्या कह रहा है? ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट। ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट when bound by law to give assistance। अब इसकी हिंदी क्या है? लोक सेवक की सहायता करने का लोप। ओके, एक्ट और ओमिशन हमने पढ़ा था, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ओमिशन, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ओमिशन मतलब आपको कोई काम करना था पर आपने वो नहीं किया। ओके, तो ओमिशन यहाँ पे आपको कोई पब्लिक सर्वेंट है, उनको असिस्ट करना था, उनकी हेल्प करनी थी, पर आपने वो काम नहीं किया, तो यहाँ पे आप 187 के तहत लाइबल हो गए। आपको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना था। देखो, लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जबकि
सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। आप यानी कि कोई भी पर्सन लीगली बाउंड है, लॉफुली बाउंड है कि उसको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना है, फिर भी वो ओमिट कर जाता है, चूक कर जाता है कि उसको नहीं करना हेल्प, ओके, तो यहाँ पे वो 187 के तहत लायबल होगा। सुन लो, आप मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, whoever being bound by law, कोई भी पर्सन जो लॉफुली बाउंड है, टू रेंडर और फर्निश असिस्टेंस टू एनी पब्लिक सर्वेंट, को असिस्ट करना है उसे पब्लिक सर्वेंट को, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज पब्लिक ड्यूटी इंटेंशनली ओमिट कर रहा है, कोई रीज़न है तो वो बात अलग हो जाती है, पर यहाँ पे इंटेंशनली वॉलंटरीली वो ओमिट कर रहा है जान करके, टू गिव सच असिस्टेंस शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसको पनिशमेंट क्या होगा, सिंपल, ओके, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज़ और विद बोथ, उसको 2000 रुपये का फाइन लगेगा विथ 1 month सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ओके। यहाँ पे मोस्टली तो फाइन का ही इंपॉर्टेंस रखा था, यहाँ पे फाइन लगता है ज़्यादा करके, ओके। अब हम नेक्स्ट इसके क्लॉज पे आते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या कह रहा है, इफ़ सच असिस्टेंस बी डिमांडेड ऑफ हिम बाय अ पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट टू मेक सच डिमांड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोसेस लॉफुली इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, इसका आप हिंदी सुनो तो आपको ये हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो, पहला तो हमने बता दिया कि अगर कोई पर्सन है वो फर्निश नहीं करा, प्रदान नहीं करा, अपना ड्यूटी या सहायता प्रदान, लॉफुली बाउंड है, उसके बावजूद वो पब्लिक सर्वेंट को हेल्प नहीं कर रहा, तो वो उसकी पनिशमेंट बता दी हमने, 2000 रुपये फाइन लगेगा या फिर 1 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ओके। अब हम सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, यदि ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, ओके, वैध रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा वैध रूप से निकाली गई ऐसी किसी आदेशिका के निष्पादन से, न्यायालय ने कोई ऑर्डर दिया, उसके निष्पादन के अपराध के लिए किए जाने का निवारण करने या बलवे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, ओके, इन सभी बलवा, एफरे, रायट, ये हमने पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में, ओके, इन सभी का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजन से की जाए तो वह सादावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सके, या दोनों से दंडित किया जाएगा। गॉट इट? ये क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इस सेक्शन का सेकंड पार्ट कह रहा है, ये 5 चीज़ें बता रहा है, इसको हम 5 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। वो 5 चीज़ें क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इशूड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्डर निकाला है वो, ओके। सेकंड क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस कमिट होने से रोकने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। असिस्ट कहाँ पे, देखो फर्स्ट उसमें बता दिया कि असिस्ट करना है, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो बता रहा है, एक सेकेंड मैम, फाइन विल बी 200 और 2000 इन दिस सेक्शन। फर्स्ट वाले में जो बताया है 200 है, सॉरी, जो बताओ आ गई है कि नहीं लाइव क्लासेस वापस? हाँ ठीक है, तो मैंने आपको गलत बोल दिया था, 2000 नहीं होगा, 200 रुपीज़ होगा, 187 में 200 है, ओके, ठीक है, हाँ, ओके, मतलब हिलाई हुए हैं। तो 187 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि 2000 रुपीज़ फाइन लगेगा, जबकि वो 2000 नहीं 200, ओके, बाय मिस्टेक हो गया था। हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहेगा, सेकंड पार्ट इससे डील कर रहा है कि उसने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जिनमें हमारा ये लगेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है उसमें असिस्ट करना होगा, कोई पर्सन है उसे कब पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना होगा, तो हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम 5 पॉइंट्स में हमने सेकंड पार्ट को डिवाइड किया है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इशूड बाय कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोई कोर्ट है उन्होंने किसी चीज़ के एग्जीक्यूट करने के लिए ये चीज़ बोली है तब, ओके। सेकंड है टू प्रिवेंट, मतलब रोकना, टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई ऑफेंस है उसको रोकना है, इसके लिए आपको पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना है। फिर यहाँ पे वो सेकंड चीज़ हो गई। थर्ड है टू सप्रेस अ रायट और एफरे, किसी रायट यानी कि बलवा या दंगा, एफरे, ओके, दंगा या फिर अपना बलवा रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट
असिस्ट करना है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ है टू एप्रीहेंड एनी पर्सन हु हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ एन ऑफेंस। एप्रीहेंड करना है किसी पर्सन को जो ऑफेंस का चार्ज्ड है। ओके। फिफ्थ है हमारा हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर कोई पर्सन है वो लॉफुल कस्टडी से भाग गया है, कोई निकल गया है, तो उसमें तब भी पब्लिक सर्वेंट असिस्ट करता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा 187 होता है ख़त्म। बस यहाँ पे 5 पॉइंट्स देखो। फर्स्ट पार्ट में बताया कि पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई पर्सन असिस्ट नहीं करता है, लॉफुली इंटेंशनली लॉ नहीं करता है असिस्ट, जबकि उसकी ड्यूटी है, लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करे किसी चीज़ में, फिर भी वो नहीं करता है, तो यहाँ पे उसको फाइन कितना 200 रुपये फाइन और 1 मंथ की सज़ा होगी। अब सेकंड पार्ट हमने जो पढ़ा था 187 का, वो ये कहता है, उसने 5 पॉइंट में बताया कि ये 5 पॉइंट में पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करना होता है, वरना वो लाइबल होगा फर्स्ट पार्ट में। ओके। अब हम आते हैं हमारे 188 पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें ये वो जो IPC का जो हमारा 188 सेक्शन है ना, ये इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। ओके। प्री और मेंस दोनों के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये क्या चीज़ बताता है? देखो, इसको आप लोग अगर CRPC के सेक्शन 144 है ना, उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, तो आपको इजीली समझ आएगा। देखो ये क्या कह रहा है, डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोम्युलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोम्युलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। अब इसकी हिंदी आप सुन लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। देखो, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। अब मैं आपको पहले 144 CRPC बता देती हूँ, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके। CRPC का 144 क्या कहता है? पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। ओके। अब इसकी हिंदी क्या है? न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। कई बार को ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि शहर में 144 धारा लग जाती है कि आपको यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं करनी है एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे ये कोई भी लगा सकता है, कलेक्टर लगा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है सुरक्षा के लिए। ओके। तो वो 144 सुरक्षा के पर्पज से लगाया जाता है। अब उसकी पनिशमेंट, अगर वो कोई पर्सन है वो 144 की अवज्ञा कर रहा है, वो नहीं मान रहा है, धारा 144 में भी पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर नहीं मान रहा है, जो उन्होंने बाउंडेशन लगाई है वो नहीं मान रहा है, तो उसको पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? 188 188 IPC में। अब वो क्या है वो मैं आपको पढ़ देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कह रहा है whoever, कोई भी पर्सन knowingly, जानबूझकर, ओके, that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is direct to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys सच डायरेक्शन। ओके। डिसओबे करता है उन डायरेक्शन को, कुछ डायरेक्शंस बताए गए हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, उसके बावजूद वो जानबूझकर कोई पर्सन आता है, डिसओबे करता है, उन रूल्स को, उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो वो पनिशेबल होगा 188 में। ओके। फिर आगे इसका क्या पढ़ रहा है? नेक्स्ट पार्ट है इसका शेल इफ़ सच डिसओबीडियंस। अगर देखो, पहले उसने बता दिया कि अगर कोई पर्सन है जानबूझकर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बाधा डाल रहा है, वो या फिर ड्यूटी या ऑर्डर्स जो बताए गए वो नहीं मान रहा है। ओके। फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया। सेकेंड में कंटिन्यू कर रहा है, इफ़ सच डिसओबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजरी। अनोयंस या इंजरी कॉज करता है किसी पर्सन को, कोई और पर्सन को, इस कारण मतलब वो वॉलंटरी नहीं मान रहा है, हमारी जो ऑर्डर है वो नहीं मान रहा है, तो वो इफ़ सच डिसओबीडियंस कॉज और टेंड्स टू कॉज ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजुरी और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस और इंजुरी टू एनी पर्सन लॉफुली एम्प्लॉयड। कोई पर्सन जो लॉफुली एम्प्लॉयड है उसको इंजरी कॉज हो रही है या कुछ बाधा पहुंच रही है, तो वो कैसे पनिशेबल होगा? पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। उसको 1 महीने की सज़ा मिलेगी, विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़। यहाँ पे 200 रुपये का फाइन लग सकता है, उसके साथ 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट। ओके। सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी यहाँ पे।
अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ सच डिसोबीडियंस कॉजेज और टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी। अगर ये जो डिसोबीडियंस कर रहा है, 144 की धारा नहीं मान रहा है, या फिर पब्लिक सर्वेंट का कोई ऑर्डर डिसोबे कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट का ने कोई ऑर्डर दिया, उसको डिसोबीडियंस मतलब पालन नहीं कर रहा है, और इन सभी कारण के कारण किसी भी तीसरे पर्सन को क्या हो जाता है, डेंजर कॉज हो जाता है, या ह्यूमन लाइफ पे आ जाती है, किसी की लाइफ और डेथ का सवाल आ जाता है, या फिर हेल्थ और सेफ्टी पर आ जाता है, तो कॉजेज और टेंड्स टू कॉज अ राइट और एफरे, या फिर राइट और एफरे मैंने कि बलवा या दंगा जो है वो होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 महीने की सज़ा हो सकती है विथ फाइन। फाइन कितना होगा, 1000 रुपये। गॉट इट। अब हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ तो इतना ठीक है हम पढ़ लेंगे, बट इसका एक्सप्लेनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म। यहाँ पे इंटेंशन यानी कि मेंस रिया जो है वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे आपने डिसोबे कर दिया, आपने पालन नहीं किया ऑर्डर का, वैसे ही आप पनिशेबल हो। बस यहाँ पे मेंस रिया या फिर इंटेंशन मैटर नहीं करता कि आपका इंटेंशन अच्छा था या बुरा था, आपने क्या कुछ सोच के किया, ये चीज़ मैटर नहीं करती। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपको पता था एक की धारा लगी हुई है, 188 धारा 144 लगी हुई है, आपको ये चीज़ नहीं करनी थी, आपको इन ऑर्डर्स का पालन करना था, उसके बावजूद आप डिसोबे कर रहे हो, उसके बावजूद आप पालन नहीं कर रहे हो, तो आप पनिशेबल हो जाओगे। ओके देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर शुड इंटेंड टू प्रोड्यूस हार्म और कंटेम्पलेट हिज डिसोबीडियंस एज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म। इट इज़ सफिशिएंट। क्या सफिशिएंट है, देखो, इट इज़ सफिशिएंट दैट ही नोज ऑफ द ऑर्डर विच ही डिसोबेज एंड दैट हिज डिसोबीडियंस प्रोड्यूस और इज लाइकली टू प्रोड्यूस हार्म। बस इतना ही सफिशिएंट है इस सेक्शन को लगने के लिए कि सामने किसी भी पर्सन को हार्म होना या हार्म होने के चांसेस है, क्षति पहुंचना या क्षति होने के चांसेस हैं, या फिर उसको पता था कि अभी ये सेक्शन चल रहा है, या फिर अभी पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर निकाला है, पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर निकाला है तो मुझे ये मानना है। पर अगर वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो उसने जो रूल्स या गाइडलाइन निकाली है उसका कोई डिसोबीडियंस करता है, तो उसको वो उसी टाइम पे जो पालन नहीं कर रहा पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर का, तो वो 188 से लाइबल हो जाएगा। गॉट इट। अब इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आप पढ़ लो, फिर हम आते 189 पे। ओके देखो, इसके 4 इसेंशियल है, वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देयर मस्ट बी एन ऑर्डर प्रोमulgated बाय अ पब्लिक सर्वेंट। कोई ऑर्डर हो जो पब्लिक सर्वेंट ने निकाला हो, ओके, उसका उल्लंघन होना है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के ऑर्डर का ही उल्लंघन होना है, ऐसी तो किसी का नहीं होना। पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया, उसका उल्लंघन हो रहा है। सेकेंड है, द सेड पब्लिक सर्वेंट मस्ट बी लॉफुली ऑथोराइज्ड और एम्पावर्ड टू प्रोमulgate सच ऑर्डर। जो सेड ऑर्डर है, पब्लिक सर्वेंट ने जो ऑर्डर निकाला है वो लॉफुली ऑथोराइज्ड या एम्पावर्ड हो। लॉफुल है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ भी बोल दिया, नहीं, वो लीगली ऑर्डर निकाला हो, या फिर वो जो ऑर्डर है वो सही लॉफुल हो, उसमें कुछ भी इलीगल या कुछ भी खुद का फ़ायदा ना हो, वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए निकाला गया हो ऑर्डर और लॉफुल तरीके से निकाला गया हो, तभी उसका अगर डिसोबीडियंस होगा तभी 188 में पनिशेबल होगा कोई पर्सन, वरना नहीं होगा। गॉट इट। अब थर्ड पे आते, थर्ड इसेंशियल क्या कहता है, देयर मस्ट हैव बीन डिसोबीडियंस ऑफ सच ऑर्डर बाय द अक्यूज्ड। देयर मस्ट हैव बीन डिसोबीडियंस ऑफ सच ऑर्डर बाय द अक्यूज्ड। उस ऑर्डर का डिसोबीडियंस हुआ हो किसके, कोई भी सर्वेंट के द्वारा, जो पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर निकाला है उसका किसी ने डिसोबीडियंस किया हो, तभी तो ये धारा लगेगी, वरना क्यों लगेगी। ठीक है। फिर है फोर्थ इसेंशियल, सच डिसोबीडियंस मस्ट हैव कॉज्ड और टेंड टू हैव कॉज्ड ऑब्स्ट्रक्शन, अनोयंस, इंजुरी, रिस्क टू पर्सन और डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ और सेफ्टी और राइट और एफरे। ये जो डिसोबीडियंस है वो कॉज क्या कर सकता है, वो मतलब डिसोबीडियंस हुआ है उसके कारण कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे रायट, एफरा, या फिर किसी पर्सन की हेल्थ या सेफ्टी पे बात आ जाए तो ये सब हार्म हो सकता है, रिस्क है किसी की लाइफ की या किसी की लाइफ का बात हो, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मैटर कर रही है, तभी 188 लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ओके, बस इसमें आपको 144 पढ़ना है और 188 साथ में पढ़ना है। 144 किसका, सीआरपीसी का, तभी यहाँ पे पनिशेबल कहाँ होगी, 188 में, आईपीसी में। ओके, यहाँ पे हमारा 188 खत्म हो गया। अब हम आते हैं आईपीसी के नेक्स्ट सेक्शन 189 पे। 189 आईपीसी का क्या कहता है,
थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, अगर कोई पर्सन है वो थ्रेट पहुंचा रहा है, धमकी दे रहा है, डरा रहा है या किसकी इंजरी कॉज करने की, किसको, पब्लिक सर्वेंट को, अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को थ्रेट कर रहा है इंजरी का, तो वो किस चीज़ से लाइबल होगा, ये हम पढ़ेंगे 189 में। देखो, थ्रेट ऑफ इंजरी टू पब्लिक सर्वेंट, इसका हिंदी में आपको पहले पढ़ देती हूँ। लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, लोक सेवक को क्षति करने की धमकी। ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हुएवर, कोई भी पर्सन holds out any threat of injury to any public servant or to any person in whom he believes that public servant to be interested for the purpose of inducing that public servant to do any act or to forbear or delay to any act। मान लो कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट है, वो कोई एक्ट कर रहा है, उसकी ड्यूटी है वो एक्ट करना, और कोई तीसरा पर्सन है वो चाहता है कि पब्लिक सर्वेंट या तो उसकी ड्यूटी ना करे या तो फिर करे पर डिले कर दे, कुछ लेट कर दे, जिससे वो चीज़ों में बाधा पहुँचे या कुछ भी रीज़न से वो रुक जाए काम, वो एक्ट ना हो। ओके, or to forbear or delay to any act connect with the exercise of the public functions of such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine which may or with both। तो उसमें सज़ा कितनी होगी, 2 साल की सज़ा होगी विथ फाइन और विद बोथ। यहाँ पे अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को डरा रहा है कि मैं तुमको मार दूंगा या इंजरी कॉज कर दूंगा, तो फिर उसकी किस लिए, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट जो है वो कोई एक्ट कर रहा है, लॉफुल एक्ट कर रहा है, अपनी ड्यूटी निभा रहा है और उसको तीसरा पर्सन आके डराता है कि तुम ये एक्ट मत करो, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट होगी 2 years, 2 साल तक की पनिशमेंट मिलेगी विथ फाइन और विथ बोथ। यहाँ पे आइदर डिस्क्रिप्शन बोला गया है, मतलब सिंपल या रिगरस हो सकती है। ओके, यहाँ पे हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारी इस चैप्टर 10 के लास्ट सेक्शन 190 पे। 190 किससे डील करता है, ये कहता है थ्रेट ऑफ इंजरी, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। देखो फिर से मैं बोलती हूँ, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन, ओके, टू रिफ्रेन फ्रॉम अप्लाइंग फॉर प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट। इसकी हिंदी भी आप सुन लो, लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। गॉट इट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection। कुछ प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई पर्सन डरा रहा है, धमका रहा है किसी तीसरे पर्सन को, तो यहाँ पे वो लाइबल होगा। ओके, or to causes such protection to be given shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। देखो, this section provides that holding out threat of injury with the intention of inducing that person to refrain or desist from making legal application to any public servant for protection against any injury। अगर कोई पर्सन है वो पब्लिक सर्वेंट को कहता है कि मुझे लीगल एप्लीकेशन करनी है, किसी चीज़ से बचना है, पर अब वो क्या कोई तीसरा पर्सन और उसको धमकाता है, धमकी देते हैं कई बार कि तुम यहाँ पे ऐसा कुछ मत करो, उसको रोकता है कि नहीं तुम लीगल एप्लीकेशन मत करो या फिर FIR मत करो या कुछ भी ऐसा, कि उसको रोक रहा है, किसी पर्सन को डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम पब्लिक सर्वेंट की हेल्प मत लो, तो यहाँ पे वो लाइबल होगा। यहाँ पे उसकी सज़ा होगी 1 year तक की उसकी सज़ा और फाइन। ओके, तो यहाँ पे हमारा 190 भी होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। ओके, अब हम क्लास एंड करते हैं। बाय बाय।